Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. Yesterday we had a very good session on the concepts marathon and कल अब पेपर में जाने से पहले जो क्वेश्चंस का एक डिमांड रहती है कि सर थोड़ा सा क्वेश्चंस हम क्या करें। ऑब्वियसली सुपर 30 सुपर 50 वो सब पास्ट में हमारा हो चुका है, वो आप लोगों ने देखा भी है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो एज अ स्टूडेंट अगर कल मेरा आईडीटी का पेपर रहेगा तो मैं कौन से क्वेश्चन देख के जाना चाहूंगा। दीज आर द क्वेश्चंस विच आई हैव पिक्ड। नो क्लेम फ्रॉम माय साइड, ये आने के चांसेस ज्यादा है, देखो ये तो पेपर में आएगा नहीं आएगा, हम उस तरीके से ऑपरेट ही नहीं करते, आपको पता है। बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरा प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे। ये वो एरियाज है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेरीज आई है, ये वो एरियाज है जहाँ पे सबसे ज्यादा टेलीग्राम के एमसीक्यूज में गलतियां हुई है। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम विच आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। 1 घंटे के आसपास लेंगे, मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। तो द इंपॉर्टेंट क्यू एन ए विच यू शुड बी सीइंग बिफोर द एग्जाम। आईटीसी का एक मास्टर क्वेश्चन उठाएंगे विद 17-18 अप्रॉक्स इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वेयर माय फोकस इज नॉट ऑन टोटल कैलकुलेशंस। टेबल के नीचे आपको टोटल दिखेगा भी नहीं, बट रादर ऑन एडजस्टमेंट्स की इसमें प्लस करना है माइनस करना है, आईटीसी लेना है नहीं लेना है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का मैंने टेबल बेस्ड समरी क्वेश्चन बनाया है, उसके अंदर हैव पिक्ड अराउंड 10 to 12 पार्ट्स एंड उसके अंदर जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, वो आपको क्विकली उसमें से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। देन एग्जामिशन के मैंने कुछ एंट्रीज अगेन टेबल बेस्ड बनाई है ताकि फटाफट से वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आप पिक कर लेना। वैल्यूएशन कस्टम्स में से मैंने एक दो सवाल उठाए हैं दैट कैन हेल्प यू। एंड बैगेज जो आता है, जो आने के चांसेस रहते हैं बेसिकली पेपर में, उसका एक सवाल उठाया जहाँ पे एनेक्जर 1 वगैरह की गलतियां होती है। सो दैट आई हैव पिक्ड सो दैट हमारे साइड से वो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिले कि भैया हमने सारे टॉपिक्स जो है वो करने चाहिए थे, वो हमने कर लिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैंने एक नया कुछ किया है आपके लिए। नाउ अमेंडमेंट्स ऑब्वियसली सुपर कंपाइलेशन भी दे दिया है, सब कुछ हो गया था, बट अमेंडमेंट्स के ऊपर दोज एरियाज जो अमेंडमेंट्स अभी तक पूछे नहीं गए ज्यादा, मैंने उसमें से 1 मार्कर क्वेश्चंस बनाए। तो अप्रॉक्स 17-18 उसमें न्यू क्वेश्चंस बने हैं, कई ट्रू एंड फॉल्स है, कई एमसीक्यू है, कुछ प्रैक्टिस बैच में से मिक्स किए एंड 1 क्वेश्चन ऑन 1 अमेंडमेंट मैंने उसके अंदर पिक किया है। सो इससे मुझे लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट रहेगी। फिर क्या आता है क्या नहीं आता, देखो वो सेकेंडरी है, उससे अभी कुछ नहीं हमें उसके बारे में सोचना। ठीक है। आई वुड हाईली 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 रेकमेंड यू कि आप ये वीडियो हॉट्स के साथ कंबाइन करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की मिस्टेक्स मैंने हॉट्स में डाली है जो मैंने यहाँ पे पिक दोबारा नहीं करी है। ठीक है। तो हॉट्स के साथ वो जो मैंने आपको प्लान में बता दिया था कल वाले कि कैसे क्या करना है, सो इफ यू फॉलो दैट आई थिंक आपको अपने साइड से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मैंने पूरा करके गया अपना प्रिपरेशन, देन व्हाटएवर द पेपर कम्स वी विल बी एबल टू हैंडल इट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए 2.5 मिनट, अब मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूं अपने डिस्कशन। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आईटीसी का एक सवाल उठाएंगे। यहाँ पे अराउंड मैंने 17-18 एडजस्टमेंट्स पिक करी है। लेट्स क्विकली रिव्यू। एंड मेरा ध्यान यहाँ पे टोटल कैलकुलेटेड फिगर्स पे नहीं है, वो मैंने आपको आंसर में भी प्रेजेंट नहीं करी है। हमारा पर्पस क्या है, एडजस्टमेंट्स को समझना, क्योंकि इतना बड़ा सवाल पेपर में नहीं आने वाला। एडजस्टमेंट्स क्या कर रहे हो, प्लस क्या कर रहे हो, माइनस कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्रीतेश लिमिटेड रजिस्टर्ड एंटिटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कंपनी है, रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। इट इज एंगेज्ड इन मेकिंग वेरियस सप्लाईज। इट इज प्रोवाइडिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो अप्रैल पीरियड का टाइम ऑफ सप्लाई जहां पे भी फॉल करेगा उसी के रिस्पेक्ट में मेरा एनालिसिस आगे बढ़ेगा। ठीक है। दे हैव गिवन यू द आउटवर्ड सप्लाई सेपरेटली एंड इनवर्ड सप्लाई सेपरेटली। दिस इज वेरी गुड फॉर अस, ओके, ताकि एनालिसिस हमारा क्लियर रहे। अगर आपको सारी ट्रांजेक्शन एक साथ दे दी तो आपको दिमाग लगाना है कि आप कहां पे आपका आउटवर्ड सप्लाई है, कहां पे आपका इनवर्ड सप्लाई है। चलो, तो यहाँ पे काफी सारी एडजस्टमेंट्स है। फिर नीचे क्या बोला है, ये उन्होंने कुछ और 2 चीजें बोली है, देख लेंगे। रेट्स आपको दिए 9, 9 एंड 18%। जीटीए के लिए इन्होंने बोला है सप्लायर हैज नॉट ऑप्टेड टू पे टैक्स एंड रेट इज 5%, मतलब मैं इसके अंदर आरसीएम में कंटिन्यू करूंगा। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल एक्सेप्ट स्पेशली रिटर्न। ऑल द इनवर्ड सप्लाईज आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल प्लस एग्जाम, तो कॉमन क्रेडिट में जाएगा। नो इनवर्ड सप्लाईज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस, मतलब रूल नंबर 42 के अंदर 5% की एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी। देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस। From the information given above, you are required to compute the eligible ITC available and minimum net GST liability payable in cash. मुझे जल्दी से बताओ, ये जो मिनिमम नेट GST liability payable in cash है, ये आपका स्ट्रक्चर कैसे चलने वाला है। आउटपुट लाइबिलिटी बनाओगे, उसका टेबल आएगा, लेस करोगे आईटीसी का टेबल के वैल्यूज और फिर ऐड करोगे आप आरसीएम की लाइबिलिटी। आप प्लीज ऐसे मत करना कि आरसीएम पहले ऐड करो फिर आईटीसी माइनस करो, गलत हो जाएगा। बिकॉज देन यू आर शोइंग, यू आर काइंड ऑफ इम्प्लीकेटिंग that ITC is available against RCM liability. No, it is wrong. वो गलत है। तो आपको यही फॉलो करना है। ये आपका एक टेबल बनेगा, ये आपका एक टेबल बनेगा, ये आपका एक टेबल बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, अब मेरा ध्यान एडजस्टमेंट्स की तरफ है, मुझे टोटल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना अभी, तो मैं क्विकली स्टार्ट करता हूं। आओ, गुड्स सोल्ड, टैक्सेबल गुड्स एंड एग्जेम्प्ट गुड्स, इंट्रा इंटर नेचर पे ध्यान देना। अब टैक्सेबल है तो इस पे अपना जीएसटी लग जाएगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा।
sold a future derivative contract at NSE which was due in the month of April. The said contract had no delivery option. डिलीवरी ऑप्शन नहीं था, इसका मतलब ये सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं जाने वाला, ये रहेगा इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी. दिस विल रिटेन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी. क्या सिक्योरिटीज पे जीएसटी लगता है? आंसर इज नो, नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज. बड़ा ही टू द पॉइंट आपका नोट आ जाएगा, ठीक है, तो इस पे आपका जीएसटी नहीं आएगा. प्रोवाइडेड इंट्रास्टेट सर्विस एज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू अ बैंक फॉर द रिटेल लोन प्रोडक्ट्स. डीए से आते दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, इंडिविजुअल और नॉट इंडिविजुअल. यहाँ पे कंपनी है तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, इंडिविजुअल होता तो आरसीएम लग जाता. दिस विल बी रिटेन्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ये मेरी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी बनेगी. इंट्रा है तो 9 और 9% आप लेंगे. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक बाय कंपनी ओन फेरीज बिटवीन 2 आइलैंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. पर्पस वॉज टू फैसिलिटेट डेली कम्युटेशन ऑफ लोकल पीपल. ये इनलैंड वाटरवेज नहीं है, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज के लिए वो स्पेसिफिक टर्म आना चाहिए. ये फेरी और ये वेसल वाला केस है जहां पे आपको एग्जेम्पशन तभी मिलता है व्हेन इट इज नॉट प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म. यहाँ पे क्लियरली वर्ड्स क्या आ रहे हैं देखो, द पर्पस वाज टू फैसिलिटेट डेली कम्युटेशन ऑफ लोकल पीपल. इसका मतलब यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट पर्पस टूरिज्म नहीं है, इट इज कम्युटेशन ऑफ लोकल पीपल. सो आई विल गेट एग्जेम्पशन हियर, ये एग्जेम्पशन में चला जाएगा, ठीक है. आगे आओ. सप्लाइड गुड्स टू इट्स एजेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार. Open market value was 3 lakh. The said agent is supplying goods of like kind and quality to his unrelated customer at 320. आप सिंपल रूल नंबर 29 लगाएंगे. अगर सोल सेलिंग एजेंट होता है तो रूल 28 लगाना है. नॉर्मल एजेंट है, रूल नंबर 29 लगाओगे. इंटरनली ही 2 ऑप्शन दिए जाते हैं. कई बच्चे वहां पे 1 and 2 ऐसे अलग अलग लगाते हैं. नो, इंटरनली यू हैव 2 ऑप्शंस, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्दर सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू एन अनरिलेटेड कस्टमर. जो उन्होंने सारा कुछ मुझे लिख के दिया है, अगर नहीं दिया होता तो मैं उसको अजम्पशन नोट में डाल देता. अब मेरे पास 2 वैल्यू है, या तो 3 लाख या तो 320 का 90%, ठीक है, 320 का 90%, जनरली 288. अब सर यहाँ पे ऐसे कुछ दिया नहीं है, आपको जनरली क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हम बेनिफिशियल रेट लेंगे, जो यहाँ पे दिया है. कंपनी विशेष टू चूज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू एजेंट एंड ब्रांच ट्रांसफर, वो भी हम चेक कर लेंगे. तो ऐसे अगर नहीं दिया तब भी मैं यही अजम्पशन लगाऊंगा कि आई एम गोइंग फॉर द बेनिफिशियल वन, दैट इज द लोअर इन वैल्यूएशन. तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, आई विल बी पिकिंग 2,88,000 एज माई वैल्यूएशन, जिसके ऊपर इंटर जीएसटी का रेट लग जाएगा क्योंकि वो बिहार में सप्लाई किया जा रहा है. अब यहाँ पे बिहार के रिस्पेक्ट में सेक्शन 10 का डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दोगे तो चल जाएगा, इंटरस्टेट बना के आप इसमें आईजीएसटी लगा देना क्योंकि हम महाराष्ट्र में. सेल ऑफ बिल्डिंग क्या बोल रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी का कुछ दिया है. एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड पोस्ट इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग ऑक्यूपाइड देयर आफ्टर. इसका मतलब ये सप्लाई नहीं है, ये शेड्यूल 3 के अंदर नॉट अ सप्लाई के अंदर फॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि सारा बनने के बाद कंप्लीटेड बिल्डिंग हम खरीद रहे हैं. अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदता तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता. अब यहाँ पे रूल 42 को मिक्स मत करना, रूल 42 का एनालिसिस अलग से होगा. यहाँ पे इट इज नॉट अ सप्लाई, कोई जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं आएगा. इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, यहाँ पे कोई जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं आएगा. एडवांस रिसीव फॉर द सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इंटरस्टेट का, लेकिन यहाँ पे भी अभी जीएसटी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई भी ट्रिगर नहीं हो रहा है. एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2. तो अभी एडवांस पे मैं यहाँ पे जीएसटी पे नहीं करूंगा. सप्लाई है लेकिन जीएसटी नहीं पे करूंगा. सप्लाई ऑफ सिगरेट्स, इंटरस्टेट इंक्लूडिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑफ 1250 इन दिस 1 CR. क्या 1 CR में से 1250 मुझे हटाना है? बिल्कुल भी नहीं. एक्साइज इज अ पार्ट ऑफ योर वैल्यूएशन. सेक्शन 15(2)(a) के अंदर ऑल अदर टैक्सेस आपको पार्ट बनाने हैं. सेक्शन सिर्फ बोल रहा हूं रेफरेंस देने के लिए, नहीं लर्न करो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप इस पूरे अमाउंट के ऊपर 18% का जो है वो जीएसटी लगाएंगे. मैन्युफैक्चर्ड सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क एंड सप्लाइड टू गजोदर ट्रेडर्स विच इज रजिस्टर्ड इन मुंबई. सिल्क यार्न के केस में सप्लायर कौन होता है आरसीएम के एंट्री में? एनी मैन्युफैक्चरर. यहां पे प्रीतेश लिमिटेड एक कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड, डज नॉट मैटर. अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है एंड सप्लायर इज द मैन्युफैक्चरर, दिस विल ट्रिगर आरसीएम प्रोविजंस. ये आरसीएम के अंदर जाएगा, ये सामने वाले की लायबिलिटी बनेगी, ये मेरी लायबिलिटी नहीं बनेगी. ये कंफ्यूजन का एरिया बनता है. आपको लगेगा सर सप्लायर तो कंपनी है, सप्लायर तो रजिस्टर्ड है, फर्क नहीं पड़ता ना. अगर ये अनरजिस्टर्ड होता तो ये किस में चला जाता? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर. और सर कॉटन के केस में आपको क्या ध्यान रखना है? कॉटन के केस में आपको ध्यान रखना है सप्लायर इज एग्रीकल्चरिस्ट. तो यहाँ पे वो फेल हो जाता क्योंकि कंपनी कैन नॉट बी एग्रीकल्चरिस्ट. एग्रीकल्चरिस्ट कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है, ठीक है. तो एनालिसिस के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है. चलो, ये हमारे आउटवर्ड सप्लाई की कुछ ट्रांजेक्शन होती है. अब मैं नीचे देख लेता हूं, एक मेरा ब्रांच ट्रांसफर भी है. कंपनी ट्रांसफर्ड सर्टेन टैक्सेबल आइटम्स टू केरला ब्रांच फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग. क्या बोल रहा है वो? फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज फ्री सैंपल ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द ब्रांच विच इज येट टू बी रजिस्टर्ड. ब्रांच तो भी रजिस्टर्ड भी नहीं है,
ब्रांच अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब सर यहाँ पे हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा रूल 28 के लिए कि क्या यहाँ पे द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। आंसर इज नो, वो एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर? जब आप कोई भी परचेस करते हो फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट, इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट। और जब वो ब्लॉक क्रेडिट है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कंपनी तो भी रजिस्टर भी नहीं हुई है, तो ये रीजंस की वजह से वो आईटीसी नहीं ले सकती। अभी आईटीसी नहीं ले सकती तो इनवॉइस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड एज डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू। वी विल हैव टू गो फॉर जेन्युइन ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं तो लाइक कंटेंट क्वालिटी, नहीं तो रूल 30-31। तो देख लो, वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस वाज 2.5 लाख, जो कि हम रिजेक्ट करते हैं। ओपन मार्केट वैल्यू दिया, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। केरला ब्रांच हैज नॉट येट सोल्ड सच काइंड ऑफ गुड्स टू एनी ऑफ द कस्टमर। ये क्यों दिया है? ये क्यों दिया है? फर्स्ट प्रोविजो चेक करने के लिए। फर्स्ट प्रोविजो क्या होता है? वेयर द रेसिपिएंट का फर्दर सेल का 90% हम पिक करते हैं, बट वो भी हमारे पास नहीं है, तो ओपन मार्केट वैल्यू 3 लाख को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसका भी हम वैल्यूएशन ऐड करेंगे 18% ऑफ जीएसटी के साथ। आगे, परचेज प्रोसेसिंग मशीन फ्रॉम डेविड एंड को रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मशीन्स वर बॉट इन एज इज वेरीज कंडीशन एट गुजरात टू प्रोड्यूस टैक्सेबल आइटम। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा एज इज वेरीज क्या होता है, हालांकि हॉट्स में भी बता चुका हूं। एज इज वेरीज मतलब जहां थे जैसे थे, इसका मूवमेंट नहीं हो रहा। सेक्शन 10(1)(c) लगाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात बनेगा, सप्लायर गुजरात के अंदर है, इंट्रा गुजरात का ट्रांजैक्शन बनेगा, लेकिन हम है महाराष्ट्र के, मैं वहां के सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट का यहाँ पे क्रेडिट नहीं ले सकता, इसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ध्यान रख लेना, इसका मुझे आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। परचेज 5 2-व्हीलर्स विद एन इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी ऑफ 25 सीसी। ये देख के एक्साइट नहीं होना है कि हाँ सर नॉट अ मोटर व्हीकल आईटीसी लेता हूं। यूज भी चेक करो, बेसिक कंडीशन चेक करो। फॉर यूज ऑफ द एम्प्लॉइज बोथ विद इन एंड आउटसाइड द फैक्ट्री विच इज प्रोड्यूसिंग टैक्सेबल प्रोडक्ट्स। सप्लाई वॉज मेड एट मुंबई बाय अ जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर एट तमिलनाडु। ये क्या बोल रहा है मुझे बताओ? ये एक सप्लाई हो रही है, तमिलनाडु का बंदा है, मुंबई में सप्लाई हो रही है, इंटरस्टेट का ये ट्रांजैक्शन बनेगा कि लेकिन क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? मिलेगा। और ये कॉमन क्रेडिट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल प्रोडक्ट की जो फैक्ट्री है वहां पे यूज किया जा रहा है, वहां के एम्प्लॉइज को ऑफिशियल यूज के लिए हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा क्रेडिट ले लूंगा। ना ही ये ब्लॉक्ड है एंड बेसिक आईटीसी की कंडीशन फुलफिल्ड है, कॉमन क्रेडिट में भी नहीं लेना, बिकॉज क्वेश्चन ने क्लियरली बताया था अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इट इज कॉमन क्रेडिट। तो ये टैक्सेबल के लिए ही है, इसको प्लीज कॉमन के अंदर मत लेना, इसका आईटीसी आप ले लेना 18% लगा के। इस पे जरा इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जेम्प्ट आइटम्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट जीटीए एंड कोरियर। एक्सेप्ट जीटीए मतलब टैक्स लगने वाला है। नेक्स्ट सवाल, आरसीएम या एफसीएम, क्या हम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है? हाँ, हम एक कंपनी है, तो एग्जेम्पशन तो नहीं मिलने वाला। अब आरसीएम या एफसीएम, क्लियरली बोला था जीटीए हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन ऑफ एफसीएम एंड रेट हम 5% लेके चल रहे हैं, तो ये किस में जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे गलती क्या होती है? यहाँ पे बच्चा आईटीसी नहीं लेगा, क्योंकि ये तो क्लियर हो जाता है कि सर एग्जेम्प्ट आइटम के लिए तो आईटीसी नहीं लेना, लेकिन क्या जीटीए की जीएसटी की लायबिलिटी आरसीएम वाली फुलफिल करनी है? आंसर इज यस। आई टोल्ड यू एनी इनवर्ड सप्लाई हैज टू एस्पेक्ट्स टू इट। One, whether I have to pay tax under RCM or not. Second, will I get the ITC or not? तो इसके दो एस्पेक्ट्स आपको ध्यान से एनालाइज करने हैं। आप यहाँ पे ITC नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इट इज एन इनवर्ड सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ दैट आउटवर्ड सप्लाई विच इज एग्जेम्प्ट। सेक्शन 16 बेसिक कंडीशन यहाँ पे पिट गई है, आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा जी मैं इसका आरसीएम लायबिलिटी तो पे करूंगा, आरसीएम लायबिलिटी में तो ये जाएगा ना, ये मुझे पे करना है 80,000 का 5%, और आईटीसी नहीं लेना। अगर ये टैक्सेबल लिख देता तो आरसीएम तो रहता, लेकिन मैं आईटीसी भी ले लेता। आप समझ रहे बात को? ठीक है, ये वन ऑफ द मिस्टेक एरियाज रहता है, बहुत क्वेरी आता है इसके ऊपर। सिक्योरिटी सर्विसेज, पेमेंट फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज विच वर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल फॉर द टैक्स पीरियड हैज बीन मेड टू एबीसी लिमिटेड, मतलब सप्लायर एबीसी लिमिटेड है। सिक्योरिटी पर्सनल में आरसीएम तब लगता है जब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। मामला यहीं पे फेल हो गया, सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये तो एफसीएम में जाएगा। अब वो आगे बोल रहे हैं द कंपनी इज इन गुजरात एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, इसका मतलब इसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया होगा, इसका मतलब इन्होंने जीएसटी नहीं लगाया होगा। एंड सिंस द जीएसटी इज नॉट चार्ज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी। सर लेकिन आरसीएम, अरे आरसीएम में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी होता है ना, लेकिन एफसीएम में थोड़ी ना होता है, तो वो कंपनी अनरजिस्टर्ड है, 20 लाख के अंडर अंडर काम कर रही होगी, तो जीएसटी नहीं लगेगा, आईटीसी भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ऑडिट फीस पेड टू अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चंदोक एंड एसोसिएट्स।
Firm is registered in Tamil Nadu, aggregate turnover of 6 CR in preceding financial year for conducting stat audit. इनवॉइस रेस किया है लेकिन भाई साहब ने उसके अंदर IRN नहीं डाला, इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN नहीं डाला, तो इट इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट। इसका ITC मत लेना, इसका ITC आप नहीं लेंगे। ई इनवॉइस विदाउट IRN इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट। बॉल बियरिंग्स ऑफ वैल्यू 2.5 लाख बॉट ऑन 4th of April, हम कौन से पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, हमेशा ध्यान देंगे अप्रैल में। So they were bought on 4th of April. They were stolen on 28th April. Cost was 50,000. Since those were insured, claim of 70,000 has been received on 30th April. यहाँ पे दो चीजों का एनालिसिस करना जरूरी है, एक बॉल बियरिंग्स का और एक स्टोलन के बाद एक इंश्योरेंस क्लेम आया है उसका। बॉल बियरिंग्स पे आपका ITC होने वाला है ब्लॉक। अब इसका इंपैक्ट क्या देना है, सिंस द परचेज इज इन द सेम मंथ एंड स्टोलन इन द सेम मंथ, डोंट टेक ITC। इफ द परचेज वुड हैव बीन एनी मंथ अदर देन अप्रैल, पहले का होता मई में, मार्च में लिया है, जैन में लिया है, फेब में लिया है, तो मैं उसको यहाँ पे निगेटिव फिगर दिखाता ITC के टेबल में, काइंड ऑफ अ रिवर्सल। आप ITC के टेबल के अंदर ही निगेटिव फिगर दिखा देते, ठीक है। ICAI भी वैसा ही करता है। अब बताओ इंश्योरेंस क्लेम का क्या करना है, इंश्योरेंस क्लेम में कुछ GST लगाना है? नहीं बाबा, इंश्योरेंस क्लेम इज एन एक्शनेबल क्लेम बट नॉट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपका एक बहुत ही सीधा साधा नोट जाएगा कि भैया इंश्योरेंस क्लेम तो नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3, यस इट इज गुड्स, बट क्यों गुड्स? अरे एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स बाबा, लेकिन ये शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएगा क्योंकि दिस इज नॉट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ये हाईकोर्ट ब्लॉक थोड़ी है, ये हॉर्स रेसिंग, कसिनो, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी थोड़ी है, ठीक है। चल, परचेज गुड्स फ्रॉम अ पार्टी इन ताइवान, सोल्ड द गुड्स टू पार्टी इन टर्की विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया। इसका एक पार्ट एक्चुअली आउटवर्ड सप्लाई के अंदर जाएगा, ये क्योंकि कंबाइंड एंट्री दिखा रहा है हमें, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों के पहलू है इसके अंदर। सो जो मेरा आउटवर्ड मैंने डायरेक्टली बेच दिया, इंडिया में नहीं लाया, दिस इज नॉट अ सप्लाई, इसको बोलते हैं मर्चेंट ट्रेड, ये इंडिया में नहीं आया। परचेज वैल्यू था, सेल प्राइस थी, ठीक है। प्रीतेश ये जो कंपनी है, इट पेड सेल्स कमीशन ऑफ 50,000 टू मिसेस एक्स देयर एजेंट इन कनेक्शन विद दिस ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन वाज कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनाना है क्या? सवाल मेरा ये आपसे, इज दिस एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस? आंसर इज नो। वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई का स्ट्रक्चर थिंकिंग करो। चलो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। मैं एजेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अभी एजेंट किधर होगा? ये एजेंट, ये जो मिसेस एक्स है, ये ऑब्वियसली आउटसाइड इंडिया है। बाहर से परचेस करके बाहर सेल कर रहे हो तो एजेंट इंडिया में थोड़ी है। क्वेश्चन भी बोल रहा है कि द फिगर्स आर आफ्टर कन्वर्जन, मिसेस एक्स इज आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 13 लगेगा। और क्लियर बोला एजेंट है तो 13(8) लगेगा। और 13(8) के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ सप्लाई, वो तो बाहर हो जाएगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कैसे हुआ? क्यों आप आरसीएम के अंदर लायबिलिटी लोगे? नहीं लोगे, ठीक है। ये था मेरे साइड से एक एनालिसिस आपका इस पूरे टेबल्स का। अब मैं आपको एक और पार्ट बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे, इनवर्ट सप्लाई का कोई भी कॉमन क्रेडिट का एस्पेक्ट नहीं बन रहा। एक आध ITC जो मिल रहा है मोटर व्हीकल का, वो टैक्सेबल प्रोडक्ट की फैक्ट्री के लिए है, तो वो कॉमन नहीं है, वो आपको पूरा मिल जाएगा, वो आपको पूरा मिल जाएगा टू व्हीलर के परचेज का। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए, कि अगर कोई कॉमन क्रेडिट का कंसेप्ट होता तो उसको मैं इंटू E/F करता रूल नंबर 42 के अंदर। उस रूल 42 के अंदर मैं एग्जेम्प्ट के अंदर क्या क्या लेता, मुझे बताओ। मैं उसके अंदर एग्जेम्प्ट के अंदर क्या क्या लेता, ध्यान से सुनना। ये आपका सिक्योरिटी है तो 20 लाख का मैं 1% लेता, ठीक है। उसके बाद ये DSA RCM के अंदर नहीं है। अगर ये RCM के अंदर होता, मैं इंडिविजुअल होता, तो मैं एग्जेम्प्ट के अंदर लेता E के अंदर, वरना अभी नहीं लेना, ठीक है। तो अभी मेरा ये इसका 1% आ गया, 1,20,000 आएगा क्योंकि ये तो नॉर्मल एग्जेम्पशन के अंदर ही है। उसके बाद बिल्डिंग का लेता मैं 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2%, ये कितना बनेगा? ये 1,25,00,000 बनेगा आई थिंक, डिवाइडेड बाय 2%। हाँ, 1,25,00,000 मेरे को लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट बट नॉट टू बी कवर्ड इन ई फॉर अ नॉन बैंकिंग कंपनी। नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए ये ई का पार्ट नहीं बनेगा, ये एग्जेम्प्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। एडवांस अभी कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। सप्लाई ऑफ सिगरेट्स, इसको भी F में डील करेंगे, ये भी अभी कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। और ये RCM है तो ये 80 लाख जाएगा। आपको याद है ना ई के अंदर क्या क्या एडिशनली लेना होता है? सिक्योरिटीज का 1%, बिल्डिंग लैंड का स्टैम्प ड्यूटी का सर्कल रेट, उसके बाद आपके RCM के आउटवर्ड सप्लाईज, ये सब आपको लेने होते हैं। एंड वेयर हाउस गुड्स का सेल भी आपको लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये सब मेरा ई के अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको कैलकुलेशन करके दिखाया समझाने के लिए कि आप सिक्योरिटी लोगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई लोगे जो ट्रांसपोर्टेशन वाली थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे, और 80 लाख जो आपकी RCM आउटवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड वाली लेनी पड़ती है। और जो आप F लोगे ना, दैट इज द टोटल ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम।
इंटरेस्ट इनकम सप्लाई है, एग्जिम नहीं मानते, तो न्यूमरेटर में नहीं आएगी लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर आएगी। और दो चीजों जो यहाँ पे आईसीएन अलग से अभी तक पूछी नहीं है बट पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिगरेट्स में जो आप वैल्यू लोगे ना एफ में, वो आपका 1 करोड़ नहीं आएगा, 1 करोड़ माइनस 12,50,000 जाएगा, क्योंकि 1250 इज एक्साइज एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूल नंबर 42। ये रूल 42 में आपको नहीं लेनी, ध्यान रखेंगे। ऑल्सो इंक्लूड 5 लाख दैट इज एडवांस ऑफ गुड्स, अनदर मिस्टेक एरिया कि सर बट इसके ऊपर तो जीएसटी नहीं पे कर रहे। अरे जीएसटी नहीं पे कर रहे हो क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर नहीं कर रहा, लेकिन सप्लाई तो है, टर्नओवर का तो पार्ट बनेगा, ये आपको ऐड करना है टोटल के अंदर जो नीचे लोगे, ठीक है। और बाकी जो आपका टू व्हीलर था वो तो आपको पूरा एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, अगर कॉमन क्रेडिट रहता तो उसमें ये वाली चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी और क्या चीजें पूछी जा सकती है, एग्रीकल्चर का मैंने आपको बता दिया, टाइम ऑफ सप्लाई का बता दिया है, मोस्ट ऑफ द चीजें बता दी, बाकी नीचे एग्जेम्पशन में आ जाएंगी। आरसीएम लायबिलिटी के टेबल में 5% ऑफ 80,000 लेना मत भूलना, जो कि जीटीए का है, ठीक है, बट इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आरसीएम पे करोगे लेकिन इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। चलो हमें लगे 17-18 मिनट्स, अब मैं फटाफट से प्लेस ऑफ सप्लाई के समरी क्वेश्चन पे आना चाहता हूं। आओ। वालिम्बे फ्रॉम दिल्ली सोल्ड गुड्स टू कंडोई इन महाराष्ट्र, आकाश सर को मैंने बेचा। While goods were being packed, Keswani sir from UP placed an order for the same to Kandoi. Kandoi instructed Walimbe to send goods to Keswani. POS for supply between Kandoi and Keswani. थोड़ा सा आपको ना पेपर में फिगर्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, कैच करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल फ्रॉम कंडोई टू केसवानी, तो दिस विल बी ट्रिगर्ड अंडर 10(1)(a) नॉट 10(1)(b). 10(1)(b) लगेगा मेरे और कंडोई के बीच में, ठीक है, तो मेरे और आकाश सर के बीच में 10(1)(b) लगेगा, लेकिन इनके बीच में क्या लगेगा 10(1)(a), दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट टर्मिनेट कहां हो रही है, यूपी के अंदर हो रही है, तो आपका आंसर बनेगा यूपी। एंड जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, केसवानी एंड मेरे अंदर कोई सप्लाई नहीं है, हमारे बीच में देयर इज नो सप्लाई, आई एम जस्ट शिपिंग द गुड्स टू केसवानी। केसवानी डजंट केयर गुड्स कहां से आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट से। किरण आर्किटेक्ट इन दिल्ली मेड प्लान्स फॉर बंगलो कंस्ट्रक्शन इन दुबई फॉर अमन हु इज इन मुंबई। अब स्ट्रक्चर थिंकिंग बहुत बड़ी समझा चुका हूं यार, सर्विस का केस है, फिर देखो एक बाहर है या दोनों इंडिया में, यहाँ पे दोनों इंडिया में तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 12(3), प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन, आंसर मुंबई बनेगा। सर क्यों, ये तो दुबई में बन रहा है। अरे अगर वो लोकेशन है इंटेंडेड लोकेशन आउटसाइड इंडिया हो जाता है तो उसको खींच के लाना है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के पास, लेकिन अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया होता तो सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 4 लगाते, तो वहां पे ये खींचातानी नहीं करनी है तुम्हें, वहां पे जो तुम्हारा लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है वही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, cosmetic surgery is performed by Dr. Pratibha which is in Pune for Mr. Piyush registered in Delhi. Surgery performed in Dinanath Hospital Pune. In this cosmetic surgery और इन सब चीजों में 12(4) जहां पे लगता है, it does not matter whether it is a B2B और B2C। कहाँ परफॉर्म किया, जिम वगैरह, रेस्टोरेंट, केटरिंग, कॉस्मेटिक, ये सब कहाँ परफॉर्म किया, पुणे में परफॉर्म किया। B2B B2C मैटर नहीं करता। GST training is provided by Siddesh to Arca Traders. Contract is with the Arca Traders Delhi head office, which is registered in Delhi, but the training was provided to the new staff members of Mumbai office. Place of supply क्या बनाएंगे, 12(5) लगाना है ट्रेनिंग का, B2B B2C। यहाँ पे गलती होती है रेसिपिएंट को अंडरस्टैंड करने की। रेसिपिएंट इज द हेड ऑफिस, रेसिपिएंट इज नॉट द मुंबई ऑफिस। क्या होता है रेसिपिएंट का डेफिनेशन, लायबल टू पे द कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, हेड ऑफिस के साथ हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा, दिल्ली। B2B सप्लाई है एंड B2B मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, रेसिपिएंट मैंने दिल्ली वाला पकड़ा है क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। रेसिपिएंट की डेफिनेशन गलत मत लगाना। लॉन्च इवेंट फॉर न्यू समर कलेक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर चुनमुन कलेक्शंस रजिस्टर्ड इन दिल्ली। इवेंट वाज इन हांगकांग। 12(7) लगाओगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। B2B B2C मैटर करता है, B2B है, अब तुम इवेंट कहीं पे भी रखवा लो पूरे वर्ल्ड में, आंसर बनने वाला तुम्हारा दिल्ली। Event location is irrelevant in B2B supplies. Event location matters when it is a B2C case and उसके अंदर अगर बाहर हो जाता है इवेंट तो उसको फिर से खींच के लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लाना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ B2B में लोकेशन का इवेंट मैटर नहीं करता, B2C के अंदर करता है, और अगर वो बाहर हो जाता है तो उसको खींच के लाना है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लाइक योर इमेबल प्रॉपर्टी केस, ठीक है। चलो ये 12(7) जरा कर लेना, काफी पूछते हैं। Indigo gave a right to passage for future use to Mr. Birla which is registered in Maharashtra. पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, चाहिए भी नहीं। अरे क्यों चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अगर B2B है 12(9) में तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन मैटर ही नहीं करता। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन मैटर करता है B2C के केस में, तो यहाँ पे तो रजिस्टर्ड है तो आंसर महाराष्ट्र बनने वाला है। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन मैटर करता है B2C के केस में, ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ऐसी है। मिस्टर एयर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया डिड सम ट्रीटमेंट ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू रूमा LLC. गुड्स वर इंपोर्टेड इन इंडिया फॉर सच ट्रीटमेंट। आपको याद आ रहा होगा 13(3) का केस है, एक्सेप्शन का केस है।
पोस्ट ट्रीटमेंट द गुड्स वर रिटर्न टू द यूएस, गुड्स वर यूज्ड इन इंडिया ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। क्या बोल रही है, इंडिया में यूज तो करे लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के पर्पज के लिए। अगर आप वैसे यूज कर लेते तो आंसर 13.3 के अंदर मेन के अंदर ही रहता। मेन मतलब द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, लेकिन ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर जाएगा, तो इसमें आंसर बनेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज यूएस। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया चलेगा। अगर बोले कि नहीं उसको यूज कर लिया है, ट्रीटमेंट नहीं इन जनरल, तो आंसर क्या बनेगा, वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, फिर इंडिया आंसर बन जाता। ठीक है, चलो। मिस्टर रेड्डी इंडिया provided testing service in Delhi and Kerala for 2 machines A and B belonging to Mr. Gold of UK. सर स्ट्रक्चर थिंकिंग करते, एक यहाँ का एक बाहर का है, सेक्शन नंबर 13, परफॉर्मेंस बेस लग रहा है 13.3, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये 2 स्टेट्स के अंदर जा रहा है, तो दिस इज लिंक्ड फ्रॉम 13.3 टू 13.7। 13.7 क्या बोलता है, 13.345 परफॉर्मेंस बेस्ड इमेबल प्रॉपर्टी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और एडमिशन इन मोर देन 1 स्टेट। ठीक है, तो उस केस में आपको रूल्स लगाने पड़ते हैं, और वो रूल क्या कहता है कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सर्विस होगा जो कि 1 लाख है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा एज पर द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द मशीन दैट इज द गुड्स। तो यहाँ पे आपके जो भी 2 मशीन है उसके हिसाब से वो बाइफरकेट किया जाएगा दिल्ली में और केरला के अंदर। अगर सेम गुड्स होते तो 1:1 हो जाता। ठीक है, चलो। Mr. Khaitan hired Shinzo wedding planner of Japan to plan and organize his son's wedding under a composite contract of all the events of the marriage. Pre-wedding was in Mumbai, whereas marriage and reception was in Paris. आराम से दिमाग लगाओ, एक इंडिया का है एक बाहर का है, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन 13 लगेगा। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह किस में जाता है, 13.5 के अंदर जाता है, लेकिन जब 13.3, 4 या 5 मोर देन 1 लोकेशन इंक्लूडिंग इंडिया हो जाता है तो ये फॉल करता है 13.6 के अंदर। तो ये इंडिया में भी हो रहा है कुछ, और कुछ फ्रांस में भी हो रहा है। निर्मला ताई ने क्या बोला था, बेटा हल्का सा भी इंडिया में आ जाओगे तो पूरे का आंसर इंडिया बन जाएगा। इंटायर आंसर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यू में पूछा गया है, तो आंसर आपका मुंबई बनेगा। टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईएसडीएम कंपनी, जैसे विप्रो वगैरह होती है, इंजीनियरिंग सर्विस डिजाइन की कंपनीज होती है, वो सारा सॉफ्टवेयर और वो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बना के देती है टू इट्स फॉरेन क्लाइंट अलॉन्ग विद द सर्विस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड डिजाइनिंग द आईसी इलेक्ट्रॉनिकली। तो क्या होता है, ये जो मेन आईसी वगैरह करके देती है ना, नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स, जस्ट अंडरस्टैंड मेन आईसी वगैरह डेवलप करवाना, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना, उसके बाद उसका एक प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए आता है इंडियन कंपनी के पास कि आप एक बार ओके कर दो, फिर हम मास प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे लेट्स से चाइना में। क्वेश्चन ये उठा मार्केट में कि वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं क्या उसको सेपरेटली एनालाइज करना है, अगर सेपरेटली एनालाइज करेंगे तो वो 13.3 के अंदर जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। आंसर इज नो, आप उसको अलग से एनालाइज नहीं करेंगे, ये पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई है वेयर द प्रिंसिपल एलिमेंट इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ दिस डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड डिजाइनिंग द आईसी। टेस्टिंग को आप अलग से टैक्स नहीं करोगे, ध्यान रख लेना, सर्कुलर बेस्ड है। ई कॉमर्स में जब परचेजर अनरजिस्टर्ड होता है एंड डिलीवरी एड्रेस इज अदर देन रजिस्टर्ड एड्रेस, मतलब बिलिंग एड्रेस, तो आप यहाँ पे 10(1) CA ही लगाएंगे। क्या होता है 10(1) CA? ओटीसी सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जहां पे डिपेंड करता है कि इनवॉइस में स्टेट का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वही चीज आप यहाँ पे भी लगाओगे ये ई कॉमर्स के केस में, एंड द आंसर विल बी डिलीवरी एड्रेस। सर्कुलर बेस्ड है, ध्यान रख लेना, ठीक है, एंड बायर शुड बी अनरजिस्टर्ड। चलो 14 और 14A पे आओ। ओइडार सप्लायर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इन इंडिया इज अनरजिस्टर्ड, क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 14 में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर ऑनलाइन गेमिंग का केस हो तो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो वहां पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड मैटर नहीं करेगा, स्टिल एफसीएम ही लगने वाला है। अगर ये रजिस्टर्ड होता, ऊपर ओइडार में रजिस्टर्ड होता तो क्या करते? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाता, आरसीएम लग जाता। तो ओइडार में चेक कर लेना रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर मत चेक करना रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, एफसीएम पक्की पक्की बात लगने वाला है। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में भी ये बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 24 के अंदर कि अगर ओइडार का सप्लायर आउटसाइड इंडिया है तो रेसिपिएंट चेक कर लेना अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग है तो सिर्फ वर्ड आ रहा है रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड आई डोंट केयर, एफसीएम ही लगेगा। सेक्शन 24 के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, सिंगल रजिस्ट्रेशन। झकास हो गया। चलो ये काफी सारे प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस हमारे कवर हुए। मैं आपको एक और कराऊं क्या? 13.8 में ही यॉट वाला एक बार प्लीज ध्यान रख लेना, यॉट वाला, ठीक है। यॉट वाले में हमने क्या इसको इंप्लीकेट किया था? इसको शायद मैंने एग्जामिशन में डाल दिया है क्या? नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। यॉट 13.8 के अंदर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स भी कवर होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स यॉट ऑल्सो अप टू 1 मंथ, अप टू 1 मंथ। तो आप 13.8 लगाओगे, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। लेकिन अगर ये मोर देन 1 मंथ हो जाता है
या फिर इट इज अ केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट इवन फॉर सिंगल डे, तो वहां पे आप लगाएंगे 13(2). यार ये मैंने डाला था, ये कहा गया, ये हाँ ये रहा ना, ये रहा, ये डाला था, मैं वही सोचू। मिस्टर जानी अनरजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली hired a yacht from a company based in London for 20 days. So since it is up to 1 month and it is a case of yacht which is covered under 13(8), if ये more than 1 month होता या फिर ये वेसल एयरक्राफ्ट का कोई भी पीरियड का केस होता तो हम इसमें 13(2) लगाते, 13(8) नहीं लगता। समझ में आया? चलो अब मैं आपको एग्जामिशन के करा देता हूँ, फटाफट से आ जाओ। ये वही वाले एंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हमारे क्लास में होती है, सबसे ज्यादा डाउट्स जहां पे आते हैं। Mr. Ashok rented his residential flat to his friend Dr. Kishore, who is not registered under GST for use as his medical clinic. Medical clinic का यूज मतलब ये कमर्शियल पर्पज है, आपको टैक्स लगेगा। एंड सिंस रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे टैक्स RCM के अंदर नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लगेगा। अब कई बच्चों का क्वेरी आता है, सर लेकिन सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। देखो जब भी ये क्वेश्चन पूछता है ना टैक्सेबल है या नहीं है, द प्राइमरी क्वेश्चन, द पार्ट विच इज द टेस्टिंग, विच द क्वेश्चन इज टेस्टिंग इज वेदर एग्जामिशन इज एप्लीकेबल और नॉट। तो वी आर सेइंग एग्जामिशन इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज टैक्सेबल। बट क्या एक्चुअल में टैक्स लगेगा क्या, वो डिपेंड करेगा सप्लायर 20 लाख के ऊपर क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट पेपर में आया तो आप उसको टैक्सेबल लिखोगे, ये थोड़ा सा एरिया ऑफ कंफ्यूजन बन सकता है। ठीक है, ओके चलो बाकी रेंट वगैरह जो हमने मैराथन में किया ना, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं पूछने वाला। फीस चार्ज फ्रॉम स्टाफ for in-house personality development course conducted by a college, curriculum recognized by Indian law। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले चेक करना क्या वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे एग्जामिशन के लिए, तो इस केस में वो एक रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ है, तो यस इट इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फिर आउटवर्ड इनवर्ड का ध्यान थोड़ा आराम से करना है, गलती नहीं करनी जल्दबाजी में। फीस चार्ज फ्रॉम स्टाफ मतलब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए आउटवर्ड सप्लाई है, एंड आउटवर्ड सप्लाई टू द स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, कुछ भी हो, पर्सनैलिटी डेवलप कराओ, डांस सिखाओ, फॉरेन लैंग्वेज सिखाओ, फर्क ही नहीं पड़ता, एग्जेम्प्ट है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेरी आती है, बस फी ऑफ 2500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय रोजमेरी कॉलेज, करिकुलम विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेरी आती है, सर यहाँ पे टैक्स कर देंगे क्योंकि वो बस फी वाला तो स्कूल के लिए एग्जाम्प्ट है, ये तो कॉलेज है। अरे पहले आउटवर्ड इनवर्ड तुमने एनालाइज नहीं किया ना, मैं वहां पे मेरी शक्ल एकदम, मेरा गुस्सा याद रख लेना। आउटवर्ड इनवर्ड सबसे पहले एनालाइज करना है। ये क्या है, बस फी तुमने कलेक्ट करी है कॉलेज ने, मतलब ये आउटवर्ड सप्लाई है। और अगर तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई है किसी भी स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ के लिए, चाहे कुछ भी हो, वो एग्जेम्प्ट है ना। अगर ये एक इनवर्ड सप्लाई होता, मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चार्ज कर रहा है, तो उस केस में एग्जेम्पशन सिर्फ स्कूल के लिए मिलता है। याद है ना, 3 चीजें सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है, कौन कौन सी मुझे बताओ, केटरिंग वगैरह इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड जो गवर्नमेंट से रहती है, ट्रांसपोर्टेशन वाली, एंड वो सिक्योरिटी हाउसकीपिंग वाली, वो भी प्रोवाइडेड एट द स्कूल प्रीमाइसेस। ठीक है, यस, तो प्लीज गलती नहीं करनी। ठीक है, सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, ये टैक्स करनी है, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इज एग्जेम्प्ट। इसके साथ साथ एक और बता दूं जो बीच में थोड़ा आ रहा था क्वेरी में काफी, अगर बिजनेस एग्जीबिशन पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया आपका हो रहा है, तो वो आपको जो भी ऑर्गेनाइज करके देगा उसका फी चार्ज करेगा, दैट इज एग्जेम्प्ट इफ बिजनेस एग्जीबिशन इज आउटसाइड इंडिया। रेंट पेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रीमाइसेस टेकन ऑन रेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग एकेडमी, ये कमर्शियल पर्पज है, सप्लायर गवर्नमेंट है। ठीक है, आप इसमें RCM के अंदर टैक्स पे करोगे। ठीक है, क्योंकि ये 5000 से भी ऊपर ही जाएगा, कोई गवर्नमेंट का एग्जामिशन एंट्री आपको नहीं मिलेगा। पेपर प्रोक्योर्ड फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर बाय कॉलेज, दिस इज नॉट अ सर्विस। एग्जाम वगैरह के लिए, एडमिशन कराने के लिए कोई इनवर्ड सप्लाई अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ये पेपर है, दिस इज फिजिकल पेपर, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑनलाइन जर्नल, तो प्लीज इस पर टैक्स करना और गुड्स का रेट लगा के आना। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल फाइबर, क्या बोल रहा हूं मैं, फाइबर सच एज कॉटन फ्लेक्स, जूट एक्सेट्रा, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, टैक्स करना प्लीज। मेड अ कॉम्पोजिट सप्लाई of goods and services to Maharashtra State Development Corporation, a government entity, by way of activity in relation to function entrusted to a panchayat under Article 243G. Goods का वैल्यू जो है that is 23% of the value of said composite supply. सब कुछ भाई साहब ऐसा बना के देंगे कि तुम एग्जेम्पशन में डाल दोगे। एंट्री नंबर 3A, सर रिलेटेड टू 243G 243W, सर गुड्स का 25% से नहीं क्रॉस कर रहा है। अरे लेकिन वो किसके लिए एग्जेम्प्ट है, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटी और अ लोकल अथॉरिटी, क्या वहां पे गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी कवर्ड है क्या?
अगर तुम ये पूछोगे गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एंटिटी का क्या मतलब है, तो बहुत ही गलत बात है वो, फटाफट से रिवाइज करके आओ। यहाँ पे गवर्नमेंटल एंटिटी यहाँ पे कवर नहीं है, तो ये आपको टैक्स करना है। क्या करना है? टैक्स करना है। ठीक है, एंट्री 3 और 3A के बाद काफ़ी सारे हमने रिवीजन के अंदर भी, हॉट्स के अंदर भी चीज़ें कवर करी है कि कहाँ कहाँ पे आपको बेनिफिट देना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जेम्पशन एंट्रीज, प्लीज वो अच्छे से करना। रिपीटेड वाली चीज मैं यहाँ पे नहीं कवर कर रहा। सप्लाई ऑफ रेलवे इक्विपमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, इसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सुन के लगता है कि इसको हम एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन ये टैक्स होने वाला है। सर ये इनलैंड वाटरवेज नहीं बनेगा क्या? वो बड़ा ही एक स्पेसिफिक टर्म है, वो वैसा दिया जाए तो ये रेफर करना। ये वेसल है, दिस इज नॉट इनलैंड वाटरवेज, टेक्निकली डिफरेंस होता है, तो प्लीज इस पर भी आप टैक्स करना। नो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। ठीक है, बाकी की जो एग्जेम्पशन और चार्ज की एंट्रीज थी वो थोड़ी बहुत हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखी और बाकी हॉट्स में देखी। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट कस्टम्स का एक बार देख लेते हैं। विल डू 2 क्वेश्चंस हियर एंड कुछ रिलेटेड पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेरी आती है। Mr. X imported certain goods from a related person, Mr. Q, and the transaction value is rejected. Rule 4 and 5 are found inapplicable because no similar identical goods are imported. ठीक है, Mr. X ने हमें डेटा फर्निश किया एंड रिक्वेस्ट किया कस्टम अथॉरिटीज को टू वैल्यू the value as per rule number 8. Can we apply rule number 8 before rule number 7? Answer is yes. Rule number 6 specifically allow करता है that I can go and request the PO that I want to apply rule number 8 before. ठीक है, रूल नंबर 8 क्या होता है? कंप्यूटेड तरीके से काम करता है। रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू से काम करता है। तो हम इसके अंदर सीधा रूल 8 हमें निकालना है और नीचे उसी के बारे में उन्होंने थ्योरी पूछी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। आंसर इज यस। ओके, चलो अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वो जो 20% वाला प्रॉब्लम है वहां पे देयर इज ऑफन अ मिस्टेक, सो विल सॉल्व दैट। लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इनकर्ड बाय मिस्टर क्यू, ये हमारा एक्सपोर्टर है, वहां से हमने इंपोर्ट किया है तो ये एक्सपोर्टर है। सो दिस इज $2000. ओके, then we have $1000 of fabrication charge, then we have other expenses of 400 and we have other indirect cost of 250. अब मैं यहां तक एक बार टोटल मार लूंगा, 2000 प्लस 1000 प्लस 650 हो जाएगा ये आपका 3650। ठीक है जी, अब इसके बाद ये वाले जो दोनों एक्सपेंसेस है मैं इसको अलग से मार्क करूंगा। जस्ट वेट अ मिनट, इसको अलग से मार्क करो। Freight from Mr. Q's factory to US port, that is $250 and loading charges at US port, that is $100. इसको क्यों अलग से मार्क करना पड़ रहा है अभी हम चेक करेंगे। ये 20% वाले में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे केस है एयर का, ये एयर का केस है, तो एयर वाले में 20% अगर क्लिक कर गया, लोअर वन 20% बना तो वो इसके अंदर डीम्ड टू बी इंक्लूडेड मान लिया जाएगा। इसलिए मैं इसको अलग से ऐड कर रहा हूँ मार्क करके, तो ये मेरा 350 का टोटल और आ गया। ठीक है, उसके बाद अब ये नीचे क्या कह रहे हैं? नॉर्मल नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिस्टर क्यू इज 20% ऑफ एफओबी। डू वी हैव द एफओबी एट? आप मुझे बताओ, क्या हमारे पास अभी एफओबी है क्या? आंसर इज नो। सर है तो सही, नहीं ये एफओबी नहीं है। एफओबी क्या होती है? आपको फिगर याद है ना? मैं आपको एक बार फटाफट से फिगर भी बनवा देता हूं। देखो बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीआईएफ। तो यहाँ पे जैसे यूएस का पोर्ट है या एयरपोर्ट है और ये उसका लेट से वेसल का केस ले लेते हैं सिंपल, तो वेसल में जब माल भर दिया जाएगा तो दिस इज द एफओबी वैल्यू। तो एफओबी वैल्यू में आपका जो भी लोडिंग का चार्ज है, लोकल फ्रेट है, उसके फैक्ट्री से यहाँ पे आने का खर्चा, वो सब ऐड हुआ होगा। ठीक है, अब मुझे दोबारा एक बार देखो इसके अंदर, प्लीज पे अटेंशन। इज दिस माय एफओबी वैल्यू? नो, दिस इज नॉट माय एफओबी वैल्यू। अभी मेरे को इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना बाकी है। नीचे वो बोल रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ एफओबी, तो ये प्रॉफिट जब इसके अंदर ऐड होगा तब वो जाके एफओबी बनेगा, क्योंकि एफओबी वो जो बैठा है इस वाले वैल्यू में, इसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन भी तो है भाई। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? अब हमें एक सिंपल तरीके से चलना पड़ेगा। वी विल हैव टू कैलकुलेट इट बाय टेकिंग एक्स। आप एक सिंपल काम करते हैं, ये हो गया 737 और ये हो गया आपका $4000। अब यहाँ पे मुझे लेना है प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर हम ऐड करेंगे और वो बनेगा फिर हमारा एफओबी। अब लेट्स टेक एफओबी एज एक्स। अगर आप मेरी तरह मैथ्स में वीक हो, आप सिंपल एक्स लेके सॉल्व करो। हम एफओबी को एक्स मान ले तो ये क्या बनेगी इक्वेशन? 4000 प्लस 0.2x दैट इज द प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स। तो मेरा एक्स क्या बनेगा? एक्स बनेगा मेरा 4000 डिवाइडेड बाय 0.8 दैट इज $5000 और ये कितना बनेगा मेरा? 1000। ठीक है, ये बनेगा मेरा 1000 और ये बना मेरा 4000। अब आपको इतना समझ में आ गया कि मेरा एफओबी वैल्यू इज 5000। अब एफओबी का 20% पे हमें रेस्ट्रिक्ट करना है क्या क्या? जो भी लोडिंग चार्जेस है, जो भी लोकल फ्रेट है, टोटल फ्रेट हमें इसके अंदर ऐड करना होता है, नॉट जस्ट द फ्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल द एयरपोर्ट। नो, हमें टोटल फ्रेट ऐड करना पड़ता है। तो अगर मैं नीचे चेक करूं, देखो इन्होंने क्या दिया है, एयर फ्रेट इन्होंने दिया है 1500। तो मुझे क्या क्या चेक करना है? मुझे इसका 250 एंड 100 का टोटल चेक करना है 20% से। इसका 20% क्या बनेगा?
इसका 20% बनेगा 1000। तो यार ये तो फ्रेट जो एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट का है वही 1000 से ज्यादा है, तो आपको ये तो ऐड करने की भी जरूरत भी नहीं है, यही 20% से ज्यादा हो चुका है, तो हमें 20% पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कितना आएगा सर वो 20%, मुझे बताओ। दैट 20% विल बी 1000। अब यहां पे गलती आपकी होती है, वहीं पे आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा। दिस 1000 इज द फ्रेट वगैरह एवरीथिंग, ये सब किस में ऐड होगा आपका, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये आपका किस में ऐड होगा सर, किस में मतलब इसमें ऐड होगा, नहीं आपका ऐड होगा 3650 में। सर आप 350 को ले नहीं रहे हो, नहीं बेटा जी मैं 350 को अलग से नहीं ले रहा, बिकॉज 350 इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द 20% दैट आई हैव टेकन, वो 20% में डीम टू बी इंक्लूडेड है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो फाइनल वैल्यूएशन की शीट बनेगी, मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं 3650 हमारा आ चुका है, उसके बाद मेरा प्रॉफिट आया, उसके बाद मेरा ये फ्रेट आया, जो फ्रेट, टोटल फ्रेट, लोडिंग, हैंडलिंग सब आ जाता है उसके अंदर, और फिर उसके बाद मेरा इंश्योरेंस आया जो कि मुझे दिया है $50। अब अगर आप इसका टोटल चेक करेंगे 3650 प्लस 2000 प्लस 50, ये बनेगा आपका 5700, और आपको इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से, वो आपका आंसर बराबर मैच हो जाएगा 3,99,000। तो सर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसका यूज किया, मैंने 250 और 100 का यूज किया। क्यों यूज किया, एफओबी निकालने के लिए। एफओबी का 20% मैंने चेक किया, क्यों चेक किया, क्योंकि एयर का केस था। अगर वेसल का केस होता तो ये जैसे थे मैं वैसे ऐड करता जाता, कुछ करता ही नहीं मैं साहब, मैं कुछ भी चेकिंग नहीं करता। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन पे आओ, ये हमारा मैच है, इस पे आना, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। जॉली ओवरसीज ने एक इंपोर्ट करी है मशीन थ्रू सी रूट, आराम से सुनना क्या क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, सब पाउंड्स में 20,000, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट 600, एंड हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग द मशीन ऑन द शिप एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन। अब ये दोनों मुझे फिर से थोड़े से मुझे ध्यान से देखने हैं। अब ध्यान से क्यों देखने, अभी समझ आएगा। हमें नीचे वो बोल रहे हैं लाइसेंस फी दी है रिलेटिंग टू द इंपोर्टेड गुड्स पेएबल बाय द इंपोर्टर एज अ कंडीशन ऑफ सेल, तो ये मुझे ऐड करनी पड़ेगी। एक्चुअल फ्रेट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट आर नॉट असर्टेनेबल। सर यहाँ पे गड़बड़ हो गई सर, क्या सर, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हुआ मुझे बताओ। जो फ्रेट फ्रॉम द पोर्ट टू माय इंडियन पोर्ट ये दिया ही नहीं है। अगर ये मुझे दे देते, अगर यहाँ पे वो मुझे कुछ ना कुछ फिगर दे देते, चाहे 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, मैं उसको ऐड कर लेता, क्योंकि मुझे वेसल में 20% का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दिया ही नहीं है, इसलिए मुझे 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर यहां पे भी वही वाली चीज लग जाएगी कि इसका टोटल ऐड करूंगा एफओबी निकालने तक, फिर एफओबी का 20% में ऐड करूंगा बचे हुए अमाउंट्स में। क्यों, क्योंकि डीम टू बी इंक्लूडेड इन 20%। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे ये एक्चुअल में दिया होता तो मैं एक एक करके ऐड करता जाता, मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। अब दिया ही नहीं है तो मुझे 20% चेक करना पड़ा, 20% मुझे अप्लाई करना पड़ा, और उस 20% ऑफ एफओबी के टाइम में इसको ऐड करूंगा और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन 20%। समझ में आया। एयर वाले में तो कैसे 20% लिमिट भी चेक करनी पड़ती है, यहां पे 20% लगा रहा हूं क्योंकि दिया नहीं है। ठीक है, आगे देखो। लैंडिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये चाहिए भी नहीं होते और असर्टेनेबल भी नहीं है, ये गया साइड में। हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का कोई भी खर्चा आपको ऐड नहीं करना, वॉट एवर इट इज अप टिल द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो मुझे ऐड करना है। आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप ये फिगर दिमाग में रख लेना। लेट्स से ये यूएसए का पोर्ट था, ये उसकी फैक्ट्री थी, और ये बीच में पानी था, और यहाँ पे इंडियन पोर्ट था। यहाँ पे जो सीएफ वैल्यू निकलती है, यहाँ तक आपको सब कुछ ऐड करना है। अनलोडिंग चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, वो सब यहाँ पे लगता है, ये आपको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे बीच में जो भी खर्चे होंगे वो सब ऐड करने हैं, इसीलिए हम लाइटरेज चार्ज भी ऐड करते हैं, और इसीलिए हम शिप डीमरेज चार्जेस भी ऐड करते हैं, और इसीलिए हम डीमरेज चार्जेस फॉर डिले ऑफ क्लियरेंस ऑफ मशीन एट द पोर्ट और एयरपोर्ट ऐड नहीं करते, क्योंकि वो उसके बाद इनकर होते हैं। आपको समझ में आया। एक और चीज बता दो, जो लाइटरेज चार्ज वगैरह होता है वो यहाँ पे इनकर करना है, वो एफओबी का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, तो कहीं पे आपको इंश्योरेंस वगैरह निकालना हुआ 1.125% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी, तो उसमें लाइटरेज को इंक्लूड करके मत 1.125% करना, उसको 10(2) के एडजस्टमेंट्स के साथ ऐड करना। एक और चीज मैं आपको बता दूं जो अलग से खास टेस्ट नहीं हुई आईसीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कहीं पे हमारा 20% लग गया, जैसे भी वेसल का केस था, तो लाइटरेज वगैरह जो है वो भी डीम टू बी इंक्लूडेड होता है 20% में, तो आप उसको अलग से ऐड नहीं करोगे, इट इज डीम टू बी इंक्लूडेड इन 20%। देखो वेसल का केस है, एक्चुअल दिया है, तो कुछ भी चेक नहीं करना, सब ऐड करते जाओ। एयर का केस है, तो एक्चुअल जो हमारा एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट का खर्चा, लोकल फ्रेट, हैंडलिंग, वो सब के टोटल को 20% से चेक करना है, एंड दैट 20% इज डीम्ड टू इंक्लूडेड द लाइटरेज चार्ज ऑल्सो,
जो लाइटरेज और शिप डीमरेज वगैरह के होते हैं वो इसके अंदर डीम टू बी इंक्लूडेड होते हैं, पर वो पार्ट अभी तक आईसीएलए टेस्ट करा नहीं है। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेते, आ जाओ। तो सर स्टार्ट कर दे, कैसे स्टार्ट करेंगे? 20,000, ठीक है। फिर ये जो 600 और 500 है इसको मैं टेम्पररीली ऐड करूंगा, मैं अभी टेम्पररीली ऐड करूंगा क्योंकि मुझे एफओबी निकालना है। ठीक है, ये मैंने एफओबी निकाल लिया, कितना बनेगा ये? 20,000 प्लस 1100 प्लस 900, ये कितना बना? 22,000। अब मैं इसका 20% लूंगा क्योंकि मेरे पास एक्चुअल नहीं है, पोर्ट टू पोर्ट का एक्चुअल नहीं है मेरे पास, इसका 20% मैंने ऐड किया, दैट इज 4400। लेकिन नाउ दिस 4400 इज डीम टू इंक्लूड, डीम क्या? इट इंक्लूड्स दिस। तो अब जब मैं फाइनल इसका आंसर निकालूंगा असेसेबल वैल्यू के लिए, वो मैं निकालूंगा 20,000 प्लस 900 प्लस 4400। समझ में आया? एंड आपका इंश्योरेंस का जो भी कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इंश्योरेंस कॉस्ट 200 है, तो अगर आप निकालोगे तो 20,000 प्लस 900 प्लस 4400 प्लस 200, ये आएगा आपका 25,500, और फिर मल्टीप्लाई कर लेना उसको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी डिजाइनिंग चार्जेस वगैरह आपको दिए जाते हैं वो तभी ऐड होंगे जब वो एल्सवेयर इन इंडिया होंगे, या एल्सवेयर इंडिया में नहीं होने चाहिए, एल्सवेयर इन इंडिया एंड दे आर नेसेसरी फॉर माई मशीन और वॉट एवर आई एम इंपोर्टिंग। अभी वाले पेपर में सितंबर में नेसेसरी वर्ड आ रहा था, लेकिन वो इंडिया में खर्च किया था, ऐड नहीं करना था, काफी बच्चों ने कर दिया था। सिर्फ एक कंडीशन मत चेक करना, और आई डोंट थिंक इसके सिवा आपको कोई और इसमें दिक्कत आएगा। 2 क्वेश्चन हमने आपको कराए, और इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ये आईसीआई के मटेरियल का है, इसमें एक लर्निंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसलिए मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। सीआईएफ वैल्यू में पिक करनी है, इन्होंने ना सीआईएफ का ही डेटा दिया है। बेसिकली वी आर अप्लाइंग रूल नंबर 4, मैं आपको सीधा बताते हुए चलता हूँ। वी आर अप्लाइंग रूल नंबर 4, आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यूएशन। अब जब आइडेंटिकल गुड्स में आपके पास मोर देन वन वैल्यू होता है तो यू पिक लोएस्ट। डिडक्टिव वैल्यू रूल 7 में अगर मोर देन 1 होता है तो वी पिक ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, कि सबसे ज्यादा माल किस प्राइस पे बिका वो प्राइस हम पिक करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हमने कितना इंपोर्ट किया है? हमने इंपोर्ट किया है 800 मेट्रिक टन्स। इन्होंने अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से आपको कौन सा कंपेरेबल लगता है, वी हैव टू पिक अ कंपेरेबल क्वांटिटी। ठीक है, और उसमें से जितने भी कंपेरेबल है वी हैव टू पिक द लोएस्ट वन। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसमें से 1, 2 और ये 400, ये 3 कंपेरेबल नहीं है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, और जहां पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है वी हैव टू मैच आवर आंसर विद आईसीआई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसमें प्लीज 40 और 100 को रिजेक्ट करना। आप इन चारों को पेपर में लेना कि दीज आर कंपेरेबल, एंड देन इन चारों में से लोएस्ट आपका 160 निकलेगा, 160 विल बी द आंसर। एंड गाइज दिस इज सीआईएफ वैल्यू, दिस इज सीआईएफ, इसीलिए इसमें जो फ्रेट अलग से दिया है वो मैं ऐड नहीं करूंगा। अगर ये एफओबी देते तो मैं इसके अंदर 20 अलग से ऐड कर लेता, क्योंकि मुझे सीआईएफ वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि एक्सपोर्ट वैल्यूएशन सितंबर में पूछ के गए हैं, तो चांसेस है कि वो ना आए। ठीक है, वैसे वो डायरेक्ट ही है, आया तब भी आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक बैगेज का सवाल और करा रहा हूं, फटाफट से आ जाओ। इसमें सारी चीजें जो गलती वाली होती है वो देख लेते हैं। मिस्टर नॉडी एज्ड 40 years एंड अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑन अ सोलो ट्रिप टू इंडिया फॉर 1 month टू मीट हिज इंडियन रिसाइडिंग इन मुंबई। तो ये बाहर का सिटीजन है, तो इसको 15,000 का वैल्यूएशन देंगे। इंडियन वगैरह होता तो हम इसको 50,000 का जीएफए दे सकते थे। वैल्यूएशन मतलब द जनरल जो ड्यूटी फ्री का एक लिमिट मिलता है, जीएफए जिसको हम प्यार से बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एनेक्जर 1 के साथ इसको लिंक करना है। एनेक्जर 1 इज नॉट अलाउड फॉर जीएफए। एनेक्जर 1 में देर आर सर्टन आइटम्स जो अगर लिमिट क्रॉस कर लेते हैं, एक्सेप्ट फायर आर्म्स एक भी अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी के कुछ लिमिट्स दिए गए हैं, जैसे वाइन हो गया, लिकर हो गया, अल्कोहलिक लिकर, वो सब मोर देन 2 लीटर। तो अप टू 2 लीटर्स आप उसको जीएफए में टेस्ट करोगे, मोर देन 2 लीटर वो एनेक्जर 1 में फॉल करके बाहर हो जाएगा। उसके लिए आपको एक नोट डालना है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलो देखो, अब जैसे यूज पर्सनल इफेक्ट से इस पे कुछ भी नहीं लगता। अदर आर्टिकल्स आप जीएफए के लिए टेस्ट करोगे। 65 कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स, 50 हम आपको अलाउ करते हैं, तो आप 50 यहाँ पे टेस्ट करोगे जीएफए के लिए। 155 ग्राम्स ऑफ टोबैको है, तंबाकू कितना अलाउड है? 125 ग्राम अलाउड है। ठीक है, 100 सिगरेट्स, 25 सिगार्स एंड टोटल 125 इज द टोबैको। तो 125 इंटू 10 1250 आपको अलाउ कर देंगे। मोबाइल फोन हम पूरा जीएफए में टेस्ट करेंगे। सिगार्स हम कितनी 25 आपको अलाउ करेंगे। और यूज पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ हिज इन्फेंट, अब यहाँ पे इन्फेंट सुनते ही आप उसके यूज पर्सनल इफेक्ट्स को ड्यूटी फ्री बना देते हो। अरे वो तब जब द पैसेंजर इज इन्फेंट। व्हाट डू मीन बाय इन्फेंट? 2 साल तक का बच्चा, 2 साल तक का बच्चा इज इन्फेंट। लेकिन इन्फेंट ट्रैवल ही नहीं कर रहा ना भाई, ये तो सोलो ट्रिप में है।
इनफैक्ट ट्रैवल ही नहीं कर रहा आपका, तो इस केस में आप ये 10,000 को भी जीएफए में टेस्ट करोगे। इसका टोटल उठाओगे 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1250 प्लस 50,000 प्लस 2500 प्लस 10,000, ये बनेगा आपका 2,13,750 और इसमें से आप माइनस करोगे 15,000। ठीक है, ये कितना बनेगा आपका 198,750 और इसके ऊपर आप लगाओगे 38.5%, 38.5%, 76,519। अब जो भी आपके एनेक्जर 1 के आइटम्स है, मोर देन 50 कार्ट्रिज, मोर देन 125 ग्राम टोबैको एंड मोर देन 25 सिगार्स, उसका आपका एक हेडिंग जाएगा, एक नोट जाएगा कि ये जितने भी आइटम्स एक्सीडिंग द लिमिट्स दे आर नॉट चार्जेबल टू 38.5% बट रादर 9803 हेडिंग के अंदर हम उसके अंदर 100% ड्यूटी का एक रेट लगा देंगे। ये आईसीआई आपका लिखता है, आपको भी पेपर में यही लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लर्न कर लो, आईसीआई के नंबर चाहिए तो। ठीक है जी, ये समझ में आया। अब देखो जैसे इसमें मैंने एक और बात क्या लिखी है, बैगेज वाले में लैपटॉप एक ड्यूटी फ्री अलाउड है, उसमें सिर्फ एक एज की कंडीशन है, 18 साल के आप होने चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 6 एक ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस है, वो तभी लगाना है जब लिखा है रेसिडेंस ट्रांसफर के बारे में। जनरल कोई बाहर जाके इंडिया में आ रहा है तो आप उसको रेसिडेंस ट्रांसफर नहीं मान सकते। ठीक है, एंड दैट इज इन एडिशन टू योर वॉट एवर रूल 3-4 जीएफए लिमिट यू गेट। ज्वेलरी अलाउंस सही से लगाना, मोर देन 1 ईयर रह के आ रहे तो ही लगाना। ठीक है, एंड ज्वेलरी को पर्सनल इफेक्ट नहीं मानना है, स्पेसिफिकली रूल 5 लगाना। एंड अगर 1 ईयर का वो कंप्लाई करते हैं रहने का, स्टे आउटसाइड इंडिया मोर देन 1 ईयर, अदरवाइज आप उस पर नॉर्मल जीएफए लिमिट लगाओ। समझ में आ रहा है आपको? यस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट वी विल डू, एज आई टोल्ड यू, हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जस्ट टू टारगेट द अमेंडमेंट्स। नाउ अमेंडमेंट्स में से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली दे आर वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज, अब जैसे कुछ अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा पूछ लिए गए थे, जैसे आईजीसीआर के कुछ थे, 74A था, वो एग्जॉस्टिव पार्ट ऑफ स्टडी बनते हैं, तो आई डोंट थिंक पीपल इग्नोर दैट, आपने वो इग्नोर नहीं किया रहेगा। लेकिन उसको छोड़ के जो छोटी छोटी चीजें आती है उसमें से एक 17-18 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और बनाए जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर इन टच विद दोज अमेंडमेंट्स। एंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं, 1 मार्कर एकदम शॉर्ट, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाओ। डीजी ज्ञान लिमिटेड लोकेटेड इन महाराष्ट्र प्रोवाइड्स online subscription based e-magazine services through its own website to various subscribers across India. One of its customers, Miss Riya, an unregistered individual residing in Karnataka, purchases annual e-magazine for 5,000. तो ये OIDAR की तरह हो जाएगी। DigiGyan issues a tax invoice without mentioning Riya's state and state name and reports the place of supply as Maharashtra in its GSTR1. ये क्यों हुआ होगा महाराष्ट्र? इन्होंने 12(2) लगाया होगा। ठीक है, 12(2) में बिकॉज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल। B2C में इफ द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो एड्रेस होता है बेसिकली वो अवेलेबल नहीं है, तो तीर घुमा के वापस आ जाता है, दैट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। उन्होंने महाराष्ट्र कर दिया। Claiming that since the recipient is unregistered and value is small, it is not mandatory to mention the state of the recipient. If you remember, we are referring to rule number 46F. वहां पे प्रोविजो में क्लियरली बता रखा है कि ईसीओ के सर्विसेज में ऑनलाइन सर्विसेज जो OIDAR सर्विसेज रहती है, एज वेल एज ऑनलाइन मनी गेमिंग, यहाँ पे इन तीन केसेस के अंदर आपको रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्विस B2C के केस में भी रेसिपिएंट का स्टेट रिकॉर्ड करना है, और वो रेसिपिएंट का जो स्टेट है दैट विल बी डीम्ड एज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एंड दैट विल बी डीम्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) के अंदर, जो यहाँ पे इन्होंने गलत किया। सर ये अमेंडमेंट क्यों था? अमेंडमेंट नहीं था, ये काइंड ऑफ ए क्लैरिफिकेशन था, मतलब चेंज नहीं हुआ था, सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया था एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, तो मे बी दे आस्क यू दिस। तो ये आप एक बार फटाफट से देखो, वेदर डिजिटल ज्ञान सप्लायर स्टैंड इज करेक्ट, आंसर इज नो। यहाँ पे नेम रिकॉर्ड करना जरूरी था, स्टेट का नाम जो था इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यूएशन। व्हाट इज द करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस ट्रांजैक्शन? रिया कहा कि भाई रिया है कर्नाटका की, तो आंसर इसमें कर्नाटका जाना चाहिए था और वो कर्नाटका का नाम वहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। What should be mandatorily mentioned in the tax invoice? The location, that is the state of recipient. जहां पे सर्कुलर ने एक लैंग्वेज भी यूज करी थी कि डिवाइस द सुटेबल मैकेनिज्म्स टू इंश्योर दैट द स्टेट नेम इज रिकॉर्डेड। ओके, चलो। राजू's car Alto met with an accident. He filed a claim with his insurers, ICICI General Insurance, and as per the contract, the company deducted 35,000 as the value of salvage from the claim amount which was finally disbursed. The insurance company is liable to pay GST on, answer is nil. वो कुछ भी नहीं पे करेगा, क्यों? अरे 35,000 का सैल्वेज माइनस किया, इसका मतलब सैल्वेज बाय नहीं किया, इसका मतलब वो राजू के पास ही रहेगा, उसका सैल्वेज जो भी कार है वो द सैल्वेज कार इज नॉट बीइंग बॉट बाय द ICICI।
अगर वो पूरा पेमेंट करता विदाउट एनी डिडक्शन तो वो सैल्वेज बाय कर रहा है, और आगे जब सैल्वेज बायर को बेचेगा तब आईसीआईसीआई उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। अभी इसके ऊपर कुछ भी टैक्स पे किया नहीं जाएगा, आंसर भी निल। ये आपके सप्लाई के केस में अमेंडमेंट था एंड ये अभी तक पूछा नहीं गया है। चलो, सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन बाय अ सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड टू एनी स्कूल आर एग्जेम्प्ट, आंसर इज फॉल्स, इट इज एग्जेम्प्ट ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स में इट इज टैक्सेबल एंड यूनिवर्सिटी एफिलिएशंस आर ऑल टैक्सेबल। ओके, कलेक्शंस बाय रेरा आर एग्जेम्प्ट, आंसर इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। रेरा को गवर्नमेंटल अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे, रेरा को गवर्नमेंटल अथॉरिटी का हमने दर्जा दिया है। अब आंसर आपको साथ साथ दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अभी हमारा उतना टाइम नहीं है हमारे पास। सिंगापुर एयरलाइंस हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, दैट एस्टेब्लिशमेंट इज यूजिंग, एक मिनट, it is using a ticketing software which is provided by Singapore Airlines head office. Nominal charges are paid by the establishment. Nominal charges are paid by the establishment in India. Will there be any GST on the amount paid? Now, if you remember, there is one extra entry that we covered in the IGST exemption, जहाँ पे बोला गया था कि एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, वो फॉरेन कंपनी, हमने 2 क्लॉज 42 कंपनीज एक्ट के बारे में बोला था, उसकी एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है तो हम आपको एग्जेम्पशन देने को रेडी है। लेकिन बेटा जी, एक छोटा सा उसमें कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? कि कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, मतलब आप उसको कमर्शियल लेवल पे डील कर रहे हो, तो सप्लाई बन जाएगा। इट इज अ सप्लाई, इट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आरसीएम के अंदर जीएसटी लगेगा। ये एग्जेम्पशन इन्वॉल्व नहीं करेगा। नो एग्जेम्पशन इन्वॉल्व बिकॉज कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। ठीक है, नो एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल बिकॉज कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। ये प्लीज ध्यान रख लेना, ये नई एंट्री थी, कई बच्चों को ये पता नहीं थी टेलीग्राम के एमसीक्यूज पे जब टेस्ट करी गई थी। Reliance Limited provided a corporate guarantee to HDFC on behalf of Reliance Retail, rule number 28(2). No consideration was charged. Reliance Retail is not eligible for ITC. Amount of guarantee was 10 CR. Guarantee is issued for 1 year and renewed every year for the next 4 years. Actual loan withdrawn is only 6 CR. Valuation of the guarantee service. सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स टेस्ट कर रहा हूँ उसको पकड़ते हैं। क्या यहाँ पे कितना विड्रॉ किया इससे फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। 10 CR का 1% आपको चार्ज करना है। ध्यान रखना ये 1% पर एनम होता है, तो यहाँ पे रिन्यूअल हो रहा है हर 4 साल में, एवरी ईयर। तो क्या मैं यहाँ पे इंटू 4 करूंगा? आंसर इज नो। इफ द गारंटी वुड हैव बीन फॉर 4 years, आई वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 4, बट सिंस दिस इज फॉर 1 year एंड रिन्यूड एवरी ईयर 1% पे मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक दो बातें रूल्स के साथ ही बता रहा हूं। नॉर्मल एजेंट जो रहेगा उसमें आप रूल नंबर 29 लगाएंगे। सोल एजेंट जो रहेगा वहां पे रूल नंबर 28 लगाएंगे। 28(2) कॉर्पोरेट गारंटी में आपको ध्यान रखना है कि रेसिपिएंट इंडिया में है, ठीक है, ओके। चलो, और इसमें भी वो चीज लगेगी कि दैट इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तो उसमें आपका इनवॉइस वैल्यू एक्सेप्ट हो सकता है एज ओएनबी, ठीक है। चलो, Pure labor service provided to Delhi Development Authority by way of an activity with respect to function entrusted to a municipality under Article 243W. क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्या आप इसमें एंट्री 3 का एग्जेम्पशन देंगे? आंसर इज नो, दिस विल बी टैक्सेबल बिकॉज इट वाज वन ऑफ द क्लैरिफिकेशंस दैट डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। अब ये लोकल अथॉरिटी का जितना भी एग्जेम्पशन पूरे गवर्नमेंट वाले सर्विसेज में कवर्ड है, सब जगह ये आपको ध्यान रखना है, डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है। चलो, एंट्री नंबर 34, सेटलमेंट अप टू ₹2000। एंट्री नंबर 34 एक्वायरिंग बैंक का सर्विस होता है। आपको याद है, अगर हम कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो जो वेंडर रहता है उसको पेमेंट मिलता है उसके बैंक के थ्रू, तो वो सेटलमेंट फंक्शन होता है, उसके एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं उसको, ठीक है, जो सेलर को पेमेंट रिलीज करता है। अप टू 2000 तक अगर ट्रांजैक्शन हो तो उस केस में देयर इज नो जीएसटी ऑन द चार्जेस लेविड बाय द एक्वायरिंग बैंक। दैट सेम बेनिफिट द एंट्री इज अवेलेबल टू अ पेमेंट एग्रीगेटर बट नॉट टू अ पेमेंट गेटवे। तो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट गेटवे, आंसर इज नो, फॉल्स, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू पेमेंट एग्रीगेटर। दोनों में की डिफरेंस क्या है? पेमेंट एग्रीगेटर जो है दे हैव कंट्रोल ओवर द कैश, वो कैश कंट्रोल करते हैं और फिर रिलीज करते हैं, इसलिए उनको बेनिफिट देते हैं। पेमेंट गेटवे पैसा होल्ड नहीं करता। आगे आ जाओ। Composite supply with respect to horticulture works provided to MCD for upkeeping of their office. Goods value is 20% of the total. सब कुछ एंट्री 3 है जैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पर्पस है upkeeping of the office, this is not with respect to any function entrusted to a municipality under Article 243W, तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? ओके। अगर सीपीडब्ल्यूडी को हम हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर वर्क्स के रिस्पेक्ट में कोई सर्विस देते हैं तो क्या वहां पे एंट्री 3 एंड 3 लगाना है? आंसर इज यस, दिस वाज आल्सो क्लैरिफाइड। एन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन ओईएम एंड अ डीलर विद रिस्पेक्ट टू अ कार।
OEM हैंडेड ओवर द कार टू द ट्रांसपोर्टर अरेंज बाय OEM। अब ये क्या होता है ना, कभी कभार OEM भी ट्रांसपोर्टर अरेंज कर लेता है, बट स्टिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइलिंग ऑफ द क्लेम इज टेकन केयर बाय द डीलर ओनली, दैट इज द रेसिपिएंट। तो यहाँ पे डीलर भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप इसको डीलर मान लो। द कार रीच द प्रीमाइसेस ऑफ द डीलर ऑन 6 जैन, तो हैंड ओवर कब हुआ है 30th ऑफ दिसंबर को, लेकिन कार जब डीलर के पास आई है दैट इज 6 जैन। आईटीसी क्लेम करेगा डीलर, क्योंकि डीलर इज द रेसिपिएंट, वो बाय कर रहा है, उसको ऑब्वियसली आईटीसी भी मिल भी जाएगा। इट इज नॉट अ केस ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। लेकिन कब, क्या दिसंबर मंथ में मिलेगा या जनवरी मंथ में मिलेगा? क्योंकि वन ऑफ द कंडीशंस अंडर सेक्शन नंबर 16 इज रिसीट ऑफ गुड्स। तो बताओ कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको दिसंबर मंथ में। क्लैरिफिकेशन था, डीम टू बी रिसीट मान लेना जब 30 दिसंबर को ट्रांसपोर्टर के पास उसको हैंडओवर किया जा रहा है। नो टीडीएस वाज डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 26। डज इट स्टिल, सीजी डिपार्टमेंट है, डज इट स्टिल नीड टू फाइल अ निल टीडीएस रिटर्न? आंसर इज यस, पहले नहीं था लेकिन अब केस में निल फाइलिंग इज आल्सो मैंडेटरी। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल फाइलिंग। री इंश्योरेंस और उसके रिस्पेक्ट में जो पैराग्राफ नंबर 9 और 10 है आपके शेड्यूल नंबर 3 में, उसके रिस्पेक्ट में भी कुछ कभी कभार क्वेरीज आती है, तो मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल बनाया है, तो उसको एक बार कवर कर लेते हैं। XYZ Limited insures its factory premises for 10 CR. The total insurance premium is 20 lakhs. To spread the risk, the insurance is provided under a co-insurance agreement जिसमें लीड इंश्योरर ABC है, co-insurer DEF है, जो 60 and 40 रिस्पेक्टिवली कवर कर रहे हैं। ABC collects the entire premium of 20 lakh and pays the GST at 18% on the full amount, that is 3.6 lakh, and then it further transfers the 40% of the amount to DEF Insurance representing the 40% share. अब मुझे बताओ इस केस में टोटल जीएसटी कितने पे लगेगा? टोटल जीएसटी लगेगा सिर्फ और सिर्फ इस वाले अमाउंट पे जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ है एक बार का। क्या ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है ऑन दिस 8 लाख, विल देयर बी एनी इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी? आंसर इज नो। दिस इज एग्जैक्टली पैराग्राफ नंबर 9। ओनली कंडीशन इज टोटल प्रीमियम पे जीएसटी पे हो जाना चाहिए, तो उसके बाद ये जो भी पार्ट किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, को इंश्योरर को दिया जा रहा है, उस पर दोबारा जीएसटी नहीं लगाना, वरना डबल टैक्स हो जाता है। दिस इज पैराग्राफ नंबर 9। सो टोटल जीएसटी यहाँ पे 360 आएगा। री इंश्योरेंस पे आ जाओ पैराग्राफ 10 पे। ABC इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टू इट्स क्लाइंट फॉर विच अ प्रीमियम ऑफ 18 lakhs was collected. Okay. It decides to reinsure a part of the risk with XYZ reinsurance. स्टार्टिंग से दोनों आते तो को इंश्योरेंस, एक ने डील किया, फिर पार्ट को आगे सीड किया, सीड मतलब CED, दैट इज नोन एज री इंश्योरेंस। ठीक है, तो री इंश्योरेंस में दोबारा जीएसटी लगता है, लेकिन सीडिंग कमीशन के ऊपर वी हैव द पैराग्राफ नंबर 10 जो आपको समझ में आएगा ये कैसे डील कर रही है हम। आओ, तो इन्होंने जो है वो XYZ को री इंश्योरेंस किया है, आगे ट्रांसफर किया है। द ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय ABC टू XYZ इज 5 lakh and ceding commission, that is the reinsurance commission agreed, is 1 lakh. This is basically the expenses which the ABC has incurred while earning the amount of that policy, जो भी उसने पॉलिसी बेची है। ABC insurance pays only 4 lakh to XYZ after deducting the ceding commission of 1 lakh. तो बेसिकली क्या हो रहा था, री इंश्योरेंस वाली कंपनी को मेन वाली कंपनी मतलब ABC, सिंपल समझना, यहाँ पे कोई डाउट मत रखना, ABC जो री इंश्योरेंस जिसके साथ हो रहा है XYZ को 5 लाख देने वाली थी, लेकिन 1 लाख का सीडिंग कमीशन काट लिया जो कि खर्चा है। तो उन्होंने बोला भाई 5 लाख आप कमा रहे हो तो हमने जो खर्चा किया उसका भी शेयर आप लो। तो XYZ ने बोला ठीक है, ज्यादा रोना धोना क्या है, 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे जीएसटी किस पे लगने वाला है? जीएसटी 5 लाख पे लगने वाला है। क्या ये 1 लाख दोबारा एक सप्लाई है? सप्लाई है या नहीं है मुझे बताओ। ये वैसे सारे सप्लाई के पैरामीटर्स पूरा कर रहा है। ABC इज द सप्लायर, XYZ इज द रेसिपिएंट विद रिस्पेक्ट टू द 1 लाख। सर कैसे? अरे ABC 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, आउटफ्लो जब कम होता है ना, इट इज एन इनकम। ओके, सो 1 लाख रुपीस की अर्निंग है, बट इट विल गेट द बेनिफिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 10, नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, तो XYZ कितने पे जीएसटी पे करेगा? 5 लाख पे। हु इज द सप्लायर एंड रेसिपिएंट विद रिस्पेक्ट टू द सीडिंग कमीशन, मैंने आपको बता दिया वो अभी। क्या जीएसटी उस पे लगेगा? नो, शेड्यूल नंबर 3 का बेनिफिट मिलेगा। और इस पूरे ट्रांजैक्शन में टोटल जीएसटी कितना आएगा मुझे बताओ। एक ओरिजिनल 18 लाख के ऊपर आएगा और एक पूरा ग्रॉस प्रीमियम जो री इंश्योरेंस का है उसके ऊपर आएगा। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, 18 लाख पे और 5 लाख पे आएगा। अब इसके आगे वाउचर्स का आपका एक बीच में क्लैरिफिकेशन आया था जिसके अंदर हमने उसको सप्लाई नहीं बोला, इट इज नॉट अ सप्लाई, वो सप्लाई में आएगा ही नहीं। एंड उसके बारे में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है, ये प्रैक्टिस बैच का ही एक्चुअली। ABC Private Limited, a distributor, purchases vouchers worth 10 lakh rupees from the issuer at a discounted price of 950 and sells them to a sub distributor for 980. बेसिकली मुझे बताओ, जो मेन इशू आता है वाउचर्स का सप्लाई के रिस्पेक्ट में, वहां पे 2 टाइप्स ऑफ बाइफर्केशन होता था एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। वन, दैट वाउचर कैन बी अ RBI recognized prepaid instrument, RBI recognized prepaid instrument, एंड एक हो सकता है इट इज नॉट अ recognized prepaid instrument।
अगर वो रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है तो वो बन जाता है मनी, एंड मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा, एंड बट इट इज नॉट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, वो एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो अल्टीमेटली यहां पे भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये शेड्यूल नंबर 3 में कवर हो जाएगा। तो द फाइनल कंक्लूजन इज सेम बट द रोड इज डिफरेंट। हियर इट इज मनी, हियर इट इज नॉट अ सप्लाई। तो यहाँ पे वो गुड सर्विस नहीं है, यहाँ पे सप्लाई नहीं है। आपकी रीजनिंग बड़ी स्ट्रांग रहनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये इशू 2 और 3 उस सर्कुलर में डिस्कस हुए थे कि जब डिस्ट्रीब्यूटर परचेस करके आगे वाउचर्स को सेल करेगा तो उसकी ट्रेडिंग मार्जिन अर्न करेगा वो। जैसे उसने 950, ये देखो 950 पे परचेस करके आगे 980 में सेल किया, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटर परचेस कर रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पे, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेस किया 950 का एंड आगे सेल किया 980 का, बीच में 30,000 का उसने एक ट्रेडिंग मार्जिन अर्न किया। लेकिन क्या इस पे जीएसटी आएगा? आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, एग्जैक्टली सेम रीजन की वजह से उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। अब ये पूछ रहे हैं एक अलग मॉडल। ऊपर तो क्या था, उसने होल एंड सोल परचेज करके आगे बेचा, लेकिन कभी कभार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि आई विल नॉट परचेज द वाउचर फ्रॉम यू, आई विल हेल्प यू सेल इट, आई विल हेल्प यू सेल इट। तो पीक्यूआर डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे अर्न कर रहा है 2 रुपीज पर वाउचर एज अ कमीशन, एंड वो 50,000 वाउचर बिकवा रहा है। तो 50,000 इंटू 2 रुपीज 1 लाख का जो है वो प्रॉपर सप्लाई ऑफ सर्विस है, और उसके ऊपर जीएसटी आपका आने वाला है, उसके ऊपर आपका प्रॉपर जीएसटी आने वाला है, जिसके रिस्पेक्ट में सप्लायर इज पीक्यूआर एंड रेसिपिएंट इज द टेलीकॉम कंपनी, क्योंकि वो यहाँ पे वो पे करने वाली है कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद कैन अनरजिस्टर्ड पर्सन जनरेट ई वे बिल? यस, ENR 03। तो जैसे आपको याद होएगा जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मैंने एक एग्जामिनेशन पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट, बट इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है तो ई वे बिल तो चाहिए। तो वहां पे ये लोग ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनको किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, खुद जनरेट करवा देंगे ENR 03 के थ्रू। 1095 नोटिफाइड सर्विसेज में किसकी बात कर रहा हूँ? ECO की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो नोटिफाइड सर्विसेज होती है, क्या उसकी लायबिलिटी ITC के थ्रू पे करी जा सकती है? आंसर इज नो, वो सिर्फ आपको कैश के थ्रू पे करनी है। ये भी ध्यान रख लेना, ये क्लैरिफिकेशन में एक बार आया था, ठीक है, अमेंडमेंट के अंदर। इसके सिवाय मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं जो एक मिस्टेक का एरिया होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जो आपका कस्टम्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, उसमें क्वेश्चन था, मैं उसको पूरा नहीं डाला, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जिसके अंदर प्रोविजनल असेसमेंट वाज कन्वर्टेड इनटू फाइनल असेसमेंट, एंड उसके अंदर रिफंड निकल गया था। तो आपको पता है कि रिफंड अगर 3 मंथ्स में ना मिले कस्टम्स के अंदर तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। अब ये जो 3 मंथ्स का आपको गिनना है, ये कब से गिनना है? ये गिनना है आपको डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट, ये आपको गिनना है डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, ना कि द डेट ऑफ एप्लीकेशन। थोड़ा सा टिपिकल है, याद रखेंगे। यस, चलो ये आपको थोड़ा सा था, मुझे इंटरेस्ट के बारे में भी आपके लिए कुछ करना था, लेकिन वो क्या ना इस तरीके से फॉर्म इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का शॉर्ट सा एक समरी है ना, मैं उसका वीडियो दोबारा नहीं बनाऊंगा, आपको डिस्टर्ब होगा एंड में। मैं टेलीग्राम पे जस्ट एक शॉर्ट टेक्स्ट की तरह उसको पोस्ट करूंगा एकदम क्लियर फॉर्मेट में कि भैया ये आपके मिस्टेक वाले पॉइंट्स है और ये रेट है आपके जीएसटी के अंदर, इंटरेस्ट के और कस्टम्स के अंदर। उसका एक शॉर्ट टेक्स्ट बना दूंगा टेलीग्राम पे, उसमें कनेक्टेड रहना ताकि वो आपको रात को जस्ट सोने से पहले एक बार उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में वो बहुत कंफ्यूजिंग होता जा रहा था, तो आई हैव नॉट मेड इट, ठीक है जी, ओके। तो मेरे साइड से था ये आपके लिए एक छोटी सी मदद। आई होप आपने ये टाइम इन्वेस्ट किया हो तो आपको यूजफुल लगा हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।